सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में न्यूटन की गति के नियम पढ़ रहे थे हम। आज इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे घिरनी निकाय पर। घिरनी निकाय पर हम पहले और भी चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा था कि विराम अवस्था में अगर एक पिंड है और एक या एक से अधिक घिरनी लगी हो तो उसको हम कैसे हल करते हैं। अब आज की क्लास में हम इसी में ऐसा देखेंगे कि अगर घिरनी है और अगर एक या एक से अधिक पिंड है तो उस स्थिति में वहां पर उन पिंड का या उन ब्लॉक का त्वरण कैसे निकालते हैं या रस्सी में तनाव कितना होता है। क्लियर है बेटा? चलिए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले इस चैप्टर में हमने न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ा था, फिर उसके बाद में बल, संवेग, द्वितीय नियम, फिर उसके बाद में आवेग और उसके बाद में तृतीय नियम पढ़ा था। फिर तृतीय नियम पढ़ने के बाद में हमने मुक्त पिंड आरेख की बात करी थी और उसके बाद में अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर चर्चा करी थी और फिर रस्सी पे तनन में या तनाव में हमने प्रवेश किया। ये जो दो बातें है ना बेटा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और रस्सी में तनाव, ये आपको 100% रूप से बहुत बढ़िया तरीके से बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में इस पर ही पूरा फिजिक्स निर्भर होगा। तो बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई सी क्लास छोड़ दी यहाँ पर या इसमें कुछ मिसिंग हो रहा है तो इस क्लास के जो लेक्चर्स थे आप उन्हें 2 बार 3 बार चाहे जितनी बार देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए रस्सी में तनाव और अभिलंब प्रतिक्रिया बल को लेकर। क्लियर है बेटा? है ना? ये 100% दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम आज ही हमारे पास अगर समय बचेगा तो हम स्प्रिंग बल पर भी चर्चा करना शुरू करेंगे और उसके बाद में छद्म बल पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगी ना, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। फिर उसके बाद में हम अगला चैप्टर फ्रिक्शन शुरू करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 क्लासेस में हम ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। आज की कहानी घिरनी निकाय पर महत्वपूर्ण उदाहरण में हम अलग अलग स्थितियों में चर्चा करेंगे कि जो घिरनी निकाय था उसमें क्या क्या स्थितियां संभव है। एक स्थिति के बारे में मैं आपको कल ही बता चुका हूं, उसके बारे में हम पहले की चर्चा कर चुके हैं, तो उसी को आज थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद में स्प्रिंग बल पर चर्चा करेंगे बेटा। चलिए तो हम क्लास शुरू करते हैं ना। हमने घिरनी निकाय में जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उसमें एक केस है ना, केस 1 कल ही डिस्कस कर लिया है। केस 1 क्या डिस्कस किया था, छोटे से में रिवाइज कर लेते एक क्वेश्चन के जरिए। मान के चलो कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है 5 किलो का, यहाँ पर एक 5 किलो का ब्लॉक रखा गया है और साथ ही साथ इस ब्लॉक को एक घिरनी से बांधा गया है और नीचे यहाँ पर नीचे एक 3 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें बताना होगा कि यहाँ पर रस्सी में तनाव कितना है। तो देखो बेटा क्या क्या पूछ सकते हैं। रस्सी में तनाव, निकाय का त्वरण, या ऐसा भी बोल सकते हैं 5 किलो ब्लॉक, 5 किलो, 3 किलो या निकाय। इन तीनों में से कोई एक शब्द आ सकता है हमको कि 5 किलो का त्वरण बताओ, 3 किलो का त्वरण बताओ या निकाय का त्वरण बताइए। निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ इसमें एक और नई बात पूछी जा सकती है ना, जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना था बट हमारे पास पिछली क्लास में इतना टाइम नहीं बचा था। तो एक और नई बात पूछी जा सकती है जिसमें आपको बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो घिरनी है तो घिरनी इस टेबल से जुड़ी है या किसी दीवार से जुड़ी होगी या घिरनी के लिए भी हमने कुछ सपोर्ट वगैरह लगाया होगा। तो वहां पर उसे जो प्रतिक्रिया बल मिल रहा है ना, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, घिरनी को दीवार द्वारा प्रतिक्रिया बल, दीवार द्वारा प्रतिक्रिया बल कितना होगा घिरनी पर, ये भी पूछ सकते। तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण है, ये तीनों हमें निकालना है और इन तीनों पर ही चर्चा करेंगे।
तो चलो बेटा त्वरण से शुरू कर देते हैं। त्वरण और तनाव से एकदम आसान सी बात है ना सर। हमको आपने सिखाया था शॉर्ट ट्रिक से कि इस पूरे निकाय को कौन चला रहा है, इस पूरे निकाय को कौन चला रहा है। हमने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें ऊपर ज्यादा द्रव्यमान है, नीचे कम द्रव्यमान है। तो इस पूरे निकाय को कौन चला रहा है सर? इस पूरे निकाय को 3 किलो वाले ब्लॉक पर जो mg लग रहा है वो चला रहा है। तो यहां पर लिख सकता हूं सर mg मतलब 3g बटे में कुल द्रव्यमान होगा 5 + 8, है ना। मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिन भी बच्चों ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है ढंग से तो बेटा पहले पिछली क्लास देख कर आओ, तभी आज बातें बनेगी। ठीक है, हवाबाजी नहीं चल रही है, नीट का एग्जाम है, डॉक्टर बनना है हमें। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना डॉक्टर बन जाओगे कि एक दिन गए थे अच्छा इंजेक्शन लगाना सीख लिए, है ना, 2 दिन बाद गए तो वो सिखा रहे थे कि अगर किसी आदमी को आपने चीरा लगा दिया तो वहां पे टाके कैसे लगाते हैं। अब तुम्हें चीरा लगाते नहीं आता लेकिन टाके लगाते जरूर आते हैं, या तुम्हें चीरा लगाते आ गया टाके लगाते नहीं आ रहे, है ना। इंसान की चमड़ी खोल दी, अब सोचो बैठकर कि क्या करें यहां पर। तो इसलिए चीजें बीच में छोड़ना नहीं है। नीट की एग्जाम हो या जेईई की एग्जाम हो या कोई भी बड़ी एग्जाम आप दो बेटा, तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको नियमित रहना पड़ेगा हर चीज से अप टू डेट, और डे टू डे रिवाइज करनी होगी चीजें, डे टू डे नया भी पढ़ना होगा और पुराना भी देखना होगा, तभी बात बनेगी। अगर आप ऐसी हवाबाजी में है कि आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक दिन नहीं पढ़ूंगा तो कुछ नहीं होता, फिर आगे पढ़ लूंगा, बैकलॉग्स बनते जाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 से 4 दिन का समय लगता है एक बच्चे का मामला खत्म होने में, है ना। अगर आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और आपने 5-6 दिन का 4-5 दिन का गैप कर दिया, आप उस गैप के अंदर ही रोते रह जाओगे मैं उस गैप को भरूंगा, उस चक्कर में आने वाला कल भी बेकार कर दोगे और जो बर्बाद हुआ वो तो हो ही गया। तो उस वजह से कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें नियत रहना है, नियमित रूप से चीजें पढ़ते रहना है, कुछ भी बीच में कभी नहीं छोड़ना है। और जो भी बताया जा रहा है उसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और जो होमवर्क में दिया जा रहा है उसे 110% सॉल्व करना है। तो ही आप उम्मीद कर सकते हो खुद से कि हाँ मैं नीट देने के लायक हूं और मैं नीट क्वालिफाई करके रहूंगा। कि याद रखो तुम्हारे जैसे 15 से 16 लाख और बच्चे हैं जो यही सब कुछ कर रहे हैं, है ना। उसमें से 5 से 6 लाख वो बच्चे जिनको जो तुम पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी आता है। तो तुम कहां खड़े हो ये खुद को एहसास होना चाहिए। भले ही घर में अकेले बैठ के स्क्रीन पर ये मेरा भाषण सुन रहे हो या क्लास देख रहे हो, लेकिन जाने अनजाने में तुम 15 से 16 लाख बच्चों के बीच खड़े हो। यहां पे त्वरण निकालने का मैंने ट्रिक सिखाया था और ये ट्रिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नीट के लिए आप आसानी से चीजें कर सकते हो, वरना दुनिया एफबीडी बनाते रह जाती है और उनसे नहीं हो पाता, और कैलकुलेशन जितना करोगे उतना गड़बड़ कर दोगे काम। तो यहां पर क्या होगा, इस पूरे निकाय को सर ये 3 किलो वाले का mg नीचे की तरफ खींचेगा, बटे में कुल द्रव्यमान त्वरण आएगा। तो त्वरण का मान आ गया सर जी, ये हो गया 3g बटे में 13। अच्छा एक सेकंड, यहां पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 8 की जगह 3 आना है ना, मैंने पहले ही जोड़ दिया, तो यहां पर हो जाएगा 8। तो क्या 3g बटा 8 इसका त्वरण आ गया। अब यहां पर तनाव पूछा है, रस्सी में तनाव। तो तनाव के लिए क्या बताया था, तनाव के लिए कल की क्लास में ही चर्चा करी थी हमने कि सर तनाव जो है वो इस ब्लॉक पर लगेगा, तनाव इस पर भी लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, लेकिन निकालना किससे ज्यादा आसान है, इस ब्लॉक से निकालना ज्यादा आसान है। तो 5 गुणा त्वरण, ये कैसे करा कि तनाव जो है वो भी एक बल का प्रकार है, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा त्वरण। त्वरण कितना है 3g बटा 8, या ऐसे लिख सकता हूं मैं 15 बटा 8 गुणा जी न्यूटन। तनाव आएगा वो न्यूटन में आएगा। आप चाहो तो जी का मान रख के हल कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक और नई चीज सिखाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि जो दीवार है वो कितना अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगी। तो यहाँ पर पहले तो ये समझना होगा कि दीवार जो है वो प्रतिक्रिया बल किस दिशा में देगी। तो बेटा इसके लिए हम घिरनी का एफबीडी बना रहे हैं। तो घिरनी में क्या हो रहा है देखो ध्यान से। घिरनी में अगर हम समझे सर, तो आपने हमें समझा दिया है इतना कि ये तनाव टी, ये तनाव टी लगते हैं। तो 3 kg वाले पे ऊपर लगेगा, 5 किलो वाले पे आगे लगेगा। लेकिन अगर मैं घिरनी के जीवन के बारे में सोचूं तो एक तनाव टी इधर लग रहा है, यह
तनाव T इधर लग रहा है। क्लियर है? अब अगर ऐसे दो बल, अगर मान के चल एक वस्तु है जिसको इधर से भी खींच रहे और नीचे भी खींच रहे, तो इससे तो नीचे धस जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे नहीं धसने वाली। क्यों? क्योंकि यहां पर से उसे रिएक्शन मिल रहा है, एक प्रतिक्रिया बल मिल रहा है। वो प्रतिक्रिया जो बल है वो कौन दे रहा है बेटा? वो दीवार दे रही है। तो इस दिशा में इसे एक प्रतिक्रिया बल मिल रहा है, इसे हम R बोल सकते हैं। तो ये R का परिमाण कितना होना चाहिए? तो सर ये R का परिमाण जो होगा, अगर मैं BD बनाऊं तो इसका आसानी से मतलब निकाल सकता हूं। ऐसा सवाल हमने पहले भी करे है बेटा कि एक T इधर लग रहा है, एक T इधर लग रहा है, तो इनका परिमाणी जो होगा इस दिशा में आएगा। तो जितना इधर की तरफ, जितना घिरनी दीवार में इस तरफ बल लगाएगी, उतना ही प्रतिक्रिया बल दीवार घिरनी को उस तरफ देगी। दो बल है, एक इधर है एक इधर है, तो यहां पर जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ जाएगा, है ना। तो उतना ही बल दीवार घिरनी को देगी इस तरफ, ताकि वह साम्यावस्था में रहे। तो इसका परिमाणी कितना आ जाएगा? R आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, मैं चाहूं तो इसे रिजल्टेंट √2T सीधे लिख सकता हूं। ये कैसे कर देते हो सर? क्योंकि बेटा मैं जो पढ़ रहा हूं वो मुझे पता है कि मैंने पहले क्या क्या पढ़ा है ना। मैंने आपको 1000 बार ये बात सिखाई है कि अगर ये T है, ये T है, तो इन दोनों का जो परिमाणी आएगा, ये T है, ये T है, इन दोनों का जो परिमाणी आएगा वो इस दिशा में आएगा। सॉरी, इन दोनों का जो परिमाणी आएगा वो तो इस दिशा में आएगा। तो जो इस दिशा में बल है उसी के बराबर ये R होगा बाहर की दिशा में। अभी से समझाया, हाँ, एक बल इधर एक बल इधर, तो इनका परिमाणी इधर है, तो धसना चाहती है तो उतना ही तो प्रतिक्रिया बल दीवार बाहर की तरफ देगी। और अगर दो बल बराबर है, एक दूसरे के लंबवत है, तो यहां पर हम परिमाणी को लिख सकते हैं T² + T², तो हो जाएगा √2T² या √2T। ये हमने बहुत बार कर लिया बेटा, तो याद रखना कि यहाँ पे जो प्रतिक्रिया बल होता है वो √2T होता है। क्लियर है कहानी? तो एक और इंपॉर्टेंट सा बढ़िया सा सवाल हमने डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और घिरनी निकाय में केस 2 पर चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करने वाले? केस 2 पर। ये हमारा केस 1 था पिछली बार का, है ना। अब केस 2 पर एक और नया निकाय। देखो बेटा, मान के चलो कि हमारे पास यहां पर एक घिरनी है। अब इस घिरनी में मैंने क्या किया, ये जो केस डिस्कस करने वाले, इससे नीट 2019 में, 20 में, 18 में, है ना, सीधा सवाल आया है। सीधा सवाल जो भी मैं करवाऊंगा एग्जैक्ट वैसा का वैसा सवाल नीट में आया है। तो बेटा ये जो हम निकाय पढ़ रहे हैं ना, जो स्थितियां पढ़ रहे, कल का केस 1 पढ़ा था, वैसे अब केस 2 पढ़ रहे हैं, तो आप चाहो तो इनके सीधे से डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रख सकते हो जो मैं डिराइव कर रहा हूं। तो देखो बेटा, यहां पर एक रस्सी है, यहां पर ये दूसरी रस्सी है, तो इनको हमने इन दोनों ब्लॉक में, एक में M1 द्रव्यमान रख दिया, एक में M2 द्रव्यमान रख दिया। ठीक है। अच्छा सर, अब अगर एक में M1 द्रव्यमान है, एक में M2 द्रव्यमान है, तो यहां पर कौन नीचे जाएगा? अच्छा सर, ये चलेंगे कैसे, पहले ये भी सोचना पड़ेगा। सर ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो द्रव्यमान ज्यादा होगा वो निकाय को चलाएगा, है ना। तो ये द्रव्यमान ज्यादा होगा, अगर मान के चलो M2 बढ़ा तो ये नीचे ले जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, यहां पर बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर 3 किलो वाला हो और ये 5 किलो वाला हो, तो अगर यहां पर अगर मैं 1 किलो भी रख देता तो भी ये चलता, लेकिन त्वरण कम आता। यहां पर अगर मान के चल ऐसा है ना, कैसा है, यहां पर इस कंडीशन में अगर मैंने यहां पर एक हाथी रख दिया, है ना, एक एलिफेंट रख दिया, हाथी रख दिया, और यहां पे रख दी एक चींटी, है ना, इसके अंदर एक चींटी, एक चिड़िया बिठा दी हमने, है ना, एक कीड़ा बैठा हुआ है, तो क्या ये निकाय चलेगा या नहीं चलेगा? ऐसा पूछ सकते, क्या ये निकाय चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल ये चलेगा। हाथी हो, यहां पर चींटी हो, ऊपर हाथी हो, त्वरण बहुत कम आएगा, लेकिन ये निकाय चलेगा। यहाँ पे घर्षण नहीं है ना, तो ये निकाय चलेगा, बहुत धीरे 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 नीचे की तरफ चलेगा। तो क्या एक चींटी हाथी को खींच सकती है? बिल्कुल खींच सकती है, स्थिति का फर्क है ना। एक चींटी चाहे तो हाथी को भी खींच सकती है, अगर हमने यहाँ पर ऐसा पुलिस सिस्टम बना दिया, है ना। ये तो जीवन की गाथा है, या यह जीवन का सत्य है कि जो अगर एक आदमी चाहे या ठान ले तो वह पूरा करके रह सकता है,
तो अगर एक चींटी ने सोचा कि नहीं मेरे को हाथी को खींचना ही है, तो कैसे खींचूं? ऐसे खींचा गुरुत्वाकर्षण की मदद लेकर। यहाँ पे बोला हाथी तू बैठ, मैं तुझे चलाकर बताती हूँ। चींटी यहाँ पर गई और चींटी जैसी बैठी तो भले ही बहुत धीरे धीरे त्वरण हो रहा है, लेकिन होगा तो सही। क्यों? क्योंकि ये जो त्वरण होता है वो केवल इस पे नीचे लगने वाले mg पर निर्भर कर रहा है और किसी पर नहीं। अगर चींटी यहाँ होती, हाथी यहाँ होता तो बहुत तेजी से त्वरित होता, उल्टी स्थिति होती तो, लेकिन त्वरण तो होगा ही होगा। वैसे ही यहाँ पर चींटी और हाथी की कहानी से आगे बढ़ते ही m1 है m2 है, हमने मान लिया बालक कि m2 जो है वो बड़ा है m1 से। m2 क्या है? बड़ा है m1 से। तो यहां पर क्या आएगा? हमें त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण और रस्सी में तनाव। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा? देखो यहां पर ये है T, ये भी है T, ये भी है T, ये भी है T, और वैसे अगर तुम्हें समझ में आया तो ये 2T है। अरे कल ही बताया था कि अगर इस रस्सी में T है, इस रस्सी में T है, तो ऊपर वाली रस्सी में 2T तनाव होगा। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं ऊपर वाली रस्सी में कितना तनाव है, तो ऊपर वाली रस्सी में 2T तनाव होगा। चलो अभी तो त्वरण निकालते। तो कैसे करेंगे सर? सर बनाना पड़ेगा FBD, है ना। हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट से रिजल्ट निकलने वाले। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, पहले FBD से बना रहा हूं। तो यहां पर अब मुझे समझ में आया सर कि M2 जो होगा उस पे M2G नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर की तरफ तनाव T लगेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को FBD में किसी भी प्रकार की समस्या होती होगी। कुछ नहीं करना होता, ब्लॉक बनाना होता, उसमें कितने बल है वो बना दो सीधे सीधे। तो अगर M2 ज्यादा है सर M1 से, तो इसमें त्वरण A नीचे, इसमें त्वरण A ऊपर, त्वरण A नीचे, त्वरण A ऊपर। तो ये त्वरण क्या होगा? अच्छा वो बनाते हैं तो समीकरण लिखना पड़ेगा सर। ये FBD बनाया उसमें दिशा तो बना दे बगले। हाँ सर, त्वरण नीचे की तरफ है। तो कौन बड़ा, M2G बड़ा या तनाव बड़ा? तो सर कॉमन सेंस से बोला जा सकता है कि M2G जो होगा वो बड़ा होगा तनाव से। तो ये बराबर होगा M2A के। M2G माइनस T बराबर होगा M2A के। क्लियर है कहानी? अच्छा सर, अरे कैसे करा? M2G बड़ा होगा ना यार, ये नीचे की तरफ कैसे आ रहा है? ऊपर एक बल लग रहा है, नीचे एक बल लग रहा है, तो कौन सा बड़ा होगा? नीचे वाला बड़ा होगा, तभी तो नीचे आ रहा है। कॉमन सेंस। देखो भैया, इसी प्रकार से M1 के जीवन में झांक कर देखते हो तो M1 पे भी नीचे M1G लग रहा है और ऊपर की तरफ तनाव लग रहा है। लेकिन अगर M2 को नीचे जाना है तो M1 को ऊपर जाना पड़ेगा। अगर M2 को नीचे जाना है तो M1 को ऊपर जाना पड़ेगा। और यहां पर अगर मैं देखूं ध्यान से तो इसका जो त्वरण होगा वो A ऊपर की तरफ होगा, है ना। A त्वरण ऊपर की तरफ होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी सर? यहां पर इक्वेशन बना सकते हैं T माइनस M1G। इक्वेशन कमेंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर अब हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो T से T कटना चाहिए और ऐसा हमेशा होगा ही होगा। तो अगर मैंने 1 + 2 करा, 1 + 2 करा, तो मैं लिख सकता हूं सर जी हो जाएगा M2G माइनस T बराबर M2A, और यहां पर हो जाएगा T माइनस M1G बराबर M1A। तो सर जी अगर इसे जोड़ेंगे तो टी ने ठीक हो मार दिया, तो यहां पर हो गया M2G माइनस M1G बराबर M2A प्लस M1A। तो चाहूं तो इसमें से A कॉमन निकाल लूं, A कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा? अगले पेज पे जाके लिखता हूं मैं। तो अगर A कॉमन निकाल लिया सर तो वो बचेगा M2G, G भी कॉमन निकाल सकते हो, M2 माइनस M1 इंटू G बटे में M1 प्लस M2। खुद से कॉपी पे पेन चला ले, थोड़ी सी मेहनत कर ले, पेन की रिफिल खत्म करके तो देख कितना मजा आता है। तो यहां पर ये जो A है, A में से A कॉमन आ जाएगा, M2 प्लस M1 हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आ गया। तो ये त्वरण आ गया। अच्छा सर, क्या इसको करने का कोई शॉर्ट ट्रिक भी था? बिल्कुल, देखना ध्यान सुनना। मैंने जो तुम्हें सिखाया वो हर दम सही है। क्या सिखाया मैंने तुम्हें? सर आपने सिखाया कि जो त्वरण होता है वो F नेट बटा कुल द्रव्यमान होता है ना। ये M2
टोटल होता है, ये 1000 बार हम देख चुके हैं। तो सर इसमें एफ नेट कैसे देखें, ध्यान से देख, ध्यान से समझ। इसको नीचे की तरफ इस निकाय को फिर से एक बार छोटे से हम यहां पे बना लेते हैं। देखो इसको नीचे की तरफ M2G खींच रहा है, इसको नीचे की तरफ M1G खींचना चाहता है। ध्यान से सुनना, शॉर्टकट में कैसे समझा रहा हूं। अब ये सोचो कि इस पूरे निकाय को, इन दोनों को मिलाकर जिस दिशा में गति करनी है, तो गति कौन करवा रहा है? तो सर गति जो वो है M2G करवा रहा है। कौन गति करवा रहा है? M2G। तो M2G गति करवा रहा है। और कोई बाह्य बल लग रहा है क्या? हाँ सर M1G भी लग रहा है, लेकिन M1G वास्तविकता में रोक रहा है। M1G भी नीचे लग रहा है, लेकिन इसकी इच्छा कहाँ है? इसलिए चाहता है कि ये आगे चले जाए, ये चाहता है कि ये नीचे चले जाए। तो M2G तो मदद कर रहा था, लेकिन M1G इसकी गति का विरोध कर रहा है। मतलब ये ऐसा बल है जो गति की विपरीत दिशा में लग रहा है, या ये बल रोक रहा है। तो यहां पर ही होगा M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। आया मजा? ये होगा त्वरण। ये क्या होगा? त्वरण। क्लियर है कहानी, है ना? अच्छा सर ऐसे, हाँ देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते? त्वरण इस कंडीशन में जो होगा, ये होगा द्रव्यमान में अंतर गुणा जी बटा द्रव्यमान का योग। तो ऐसे हम आसानी से त्वरण वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा सर, अब तनाव भी तो बच गया, तनाव भी तो निकाल दो। निकाल ले भैया, ये त्वरण आ चुका है। दोनों में से किसी भी एक समीकरण में तुम जिसमें चाहो उसमें टी का मान रख दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास तनाव आ जाएगा। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं आप सभी के लिए, लेकिन इसका सीधे रिजल्ट आप याद रख सकते हो। तो टी का मान क्या आ जाएगा? टी का मान देखो, टी का मान कैसे लिख सकते हैं सर? वैसे सर टी का मान लिखने के लिए हम करेंगे क्या? टी का मान निकलेंगे, इन दोनों से कोई सी एक इक्वेशन का यूज कर लो, जैसे आप बोलो उसका यूज कर लेते हैं। सर इसका कर लो, चलो। तो यहां पर लिखेंगे टी माइनस M1G बराबर होगा M1A के, M1G बराबर होगा M1A के। तो टी बराबर होगा M1A प्लस M1G। ठीक है ना? आप चाहते हैं इस पूरे में से M1 को कॉमन ले लो, ताकि बस थोड़ा सा आसान बन जाए हमारे लिए, है ना? तो यहां से अगर मैंने M1 को कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा G प्लस A। अब A का मान क्या है सर? A का मान फटाफट रख देते, ये रहा A का मान। तो M2, ये रहा M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू G प्लस G। ठीक है, चाहो तो इस पूरे में से G भी कॉमन ले सकते हो आप। तो इस पूरे में से G भी कॉमन ले लोगे तो देगा M1 इंटू, ले लो क्या G? चलो ले लेते G भी कॉमन। तो देगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1। तो बेटा प्लस 1 करना है, मतलब कि इसका एलसीएम लेना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? M1G, अरे बस सॉल्व कर रहा हूं मैं, M2 माइनस M1 उधर मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा प्लस M1 प्लस M2 माइनस नहीं अपॉन में M1 प्लस M2। तो एक M1 ने एक M1 को मार दिया। ठीक है, तो यहां पर से अगर एक M1 ने दूसरे M1 को मार दिया, तो यहां से हम M प्लस M को 2M लिख सकते हैं। तो क्या बचा सर फाइनली? यहां से इधर वाले पे यहां पर लिख देते हैं हम भैया। T बराबर हो जाएगा M1G इनटू M प्लस M 2M हो गया, 2M2 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये हमारे तनाव का आंसर आ चुका है, जो आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। T बराबर आता है 2M1 इंटू M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू G। ये तनाव का मान आता है जब हमारे पास कुछ ऐसा निकाय हो जिसमें ये एक M1 हो एक M2 हो, तो इस पूरे का जो तनाव है वो लिख सकते हैं 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G से। क्लियर है कहानी, है ना? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। अच्छा सर, अब ऊपर वाली में तनाव अगर हमसे पूछते, तो ऊपर वाली रस्सी में तनाव को, तो एकदम आसान सी बात है, इसका दुगना कर दो। ऊपर रस्सी में
रस्सी में तनाव, तो वो क्या होगा, इसका दुगना कर दूं मतलब 2t, या मैं इसे लिख सकता हूं ये इसका दुगना करोगे तो 4 हो जाएगा, इसका दुगना करेंगे तो 2 करेगा तो 4 हो जाएगा, तो 4m1m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर है कहानी? चलो भैया, तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी आसान सी बात हमने समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी में अगर हमारे पास और भी अलग प्रकार के निकाय हो तो उनकी बात करते हैं, है ना। तो ये केस 2 डिस्कस किया हमने। केस 2 का ही आप एक और पार्ट मान सकते हो, एक और वर्जन मान सकते हो कि सर अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो गया, यहां पर है m1, यहां पर है, और पार्ट मान सकते हो, एक और वर्जन मान सकते हो कि सर अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो गया, यहां पर है m1, यहां पर है m2, यहां पर है m2 और यहां पर है m3। ओहो हो, मतलब एक तरफ 2 द्रव्यमान आ जाए तो क्या होगा इस कंडीशन में। तो देखो बेटा, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसान सा सवाल है, ध्यान से समझना। अब मैं इसको किस ट्रिक से करूंगा, मुझे उम्मीद है तुम्हें पुरानी वाली ट्रिक समझ में आ गई। पहले कैसे किया था हमने, इस पुराने वाले में क्या करा, सब पुराने वाले में आपने हमको करके बताया। देखो भैया, पुराने वाले में हमने क्या करके बताया, एफबीडी बनाए आपके लिए, है ना, और एफबीडी वगैरह बनाकर हमने आपको त्वरण लिखना सिखाया। आप चाहो तो इसमें भी मैं एफबीडी बना के त्वरण लिख सकता हूं और डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। पहले एक बार एफबीडी बना देते हैं हम आपको, ताकि हमारा बेसिक जो है वो एक बार रिवाइज हो जाए एक और सवाल के जरिए। तो यहां पर क्या होगा, देखो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि सर यहां पर इस रस्सी में तनाव और त्वरण दोनों निकालने होंगे ना हमको। वो m1 m2 अभी इस पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन ना, जैसे अभी हमने ये करा, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम कि इसमें अगर वैल्यू दी हुई होती तो कैसे करते। बट एक और बार पहले हम बेसिक क्वेश्चन जो है ना, जो स्टैंडर्ड पैटर्न से उन्हें खत्म कर लेते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे तनाव बोला T1, अब T1 T2 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर ये जो रस्सी है ना बेटा, अब ये रस्सी में तनाव T2 होगा, T1 नहीं होगा, T1 नहीं होगा तनाव। क्यों नहीं होगा तनाव T1, क्योंकि अब ये रस्सी M2 और M3 के बीच में रखी है, द्रव्यमान परिवर्तित हो चुके हैं, तो रस्सी बदल गई, तनाव बदल गया। चलो, तो हमें फिर से वही निकालना है, T1 T2 का मान और त्वरण, निकाय का त्वरण, निकाय का त्वरण और T1 T2 का मान, T1 T2 का मान। तो देखो बेटा, इसको हम आसानी से जैसे एफबीडी बनाते हैं वैसे बनाकर कर सकते हैं। मुझे पता है बेटा, है ना, कि नीट वालों को, कुछ बच्चों को जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर रहा हो पहले, उसमें कभी कभार इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने में दिक्कत चले जाती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें बढ़िया तरीके से, देखो आसान इक्वेशन से कोई रॉकेट साइंस नहीं इनको सॉल्व करना, तो हम इनको सॉल्व करना सीख सकते हैं, और कैसे सॉल्व करना है जो हम बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना होगा। तो फिर से एक बार खुद से सभी बच्चे स्क्रीन पॉज करके एक बार इक्वेशंस बनाकर देखो, क्या तुम्हें इक्वेशन बनाना चमक गया या नहीं। M1 M2 M3 के लिए, तीनों के लिए इक्वेशन बनाकर देखो। तो अगर हमने M1 के लिए इक्वेशन बनाई सर जी, तो M1 पर नीचे की तरफ लग रहा है M1 जी, और ऊपर की तरफ लग रहा है तनाव T1। अच्छा सर, आपने तो बताया ही नहीं ये कहां जाएगा। ओके, अगर M2 प्लस M3 में बोल रहा हूं, M2 प्लस M3 जो है वो ज्यादा है M1 से, मतलब इस पूरे का त्वरण नीचे की तरफ है और इसका त्वरण ऊपर की तरफ है। चलो अब बताओ क्या होगा। हाँ सर, आप कर सकते हैं। अगर इसे ऊपर जाना है तो इसका त्वरण होगा A ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार मैं तीनों का एफबीडी बना देता हूं पहले फटाफट। M2 के लिए क्या होगा सोचो, M2 के लिए यार, अब इसको मैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। M2 में M2G नीचे लग रहा है, साथ ही साथ T2 भी नीचे लग रहा है, T2 भी नीचे लग रहा है, और एक T1 ऊपर की तरफ लग रहा है। देखो ध्यान से, M2 में क्या हो रहा है, M2 में नीचे की तरफ, इस बिंदु से नीचे की तरफ अब T2 लग रहा है, एक और नया तनाव है, और ऊपर की तरफ T1 लग रहा है।
साथ ही साथ मैं M3 के लिए बनाऊं तो क्या होगा, अच्छा सर इसको तुरंत तो बना दूं, इसका तुरंत नीचे की तरफ है ना, क्योंकि ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। M3G नीचे की तरफ होगा, T2 ऊपर की तरफ होगा और त्वरण नीचे की तरफ ही होगा, त्वरण नीचे की तरफ ही होगा। अब मैंने ऐसा अलग अलग क्यों बना दिया तीनों को, ताकि मैं एक साथ सॉल्व ज्यादा जल्दी कर पाऊं और थोड़ा आसानी से कर पाऊं, है ना। क्यों, क्योंकि अब हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली, अब हमारा बेसिक्स क्लियर हो चुका है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो T1 माइनस M1G जो होगा वो बराबर होगा M1A के। मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए जिन्होंने ऑलरेडी त्वरण निकाल लिया होगा शॉर्ट ट्रिक से। कैसे, ये दोनों मिलकर खींचना चाह रहे हैं, ये रोकना चाह रहा है, तो वहां से त्वरण आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी तो हम बेसिक से करते हैं। इसके लिए इक्वेशन लिखो। सर आप कितना टफ कराओगे, इधर दो डब्बे उधर, नहीं अब इससे ज्यादा टफ नहीं करवाऊंगा मैं। ठीक है, ये मतलब ये इवन जी लेवल का है, लेकिन फिर भी हम नीट के भरोसे ऐसा नहीं रख सकते हमको बिल्कुल ही गंदा ही पढ़ा दो, कुछ पढ़ाओ ही मत, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा बढ़िया लेवल का हमें पढ़ना होगा ताकि हमारा दिमाग चलने लग जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M2G प्लस T2 माइनस T1 बराबर होगा M2A के। क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये दोनों नीचे है, ये ऊपर, तो ये इन दोनों का योग ज्यादा होना चाहिए T1 से, इसलिए T1 को माइनस कर दिया। इसके लिए क्या समीकरण बनेगा सर जी, इसके लिए समीकरण बनेगा, देखो ये नीचे जाना चाहता है तो M3G जो होगा वो ज्यादा होगा, तो माइनस T2 बराबर M3 इंटू A करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, M3 इंटू A करना पड़ेगा। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इन तीनों को क्या ले लूं, योग ले लूं, इन तीनों को क्या ले लूं बेटा, योग ले लूं, तो इन तीनों का योग लेते ही क्या होगा सर, है ना। अगर मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, तीन समीकरण है, तीनों समीकरण को जोड़ दिया, तो ध्यान से देखो ये T2 और ये T2 कट जाएंगे, ये T1 और ये T1 कट जाएंगे, है ना। अलग कलर से काट देते ताकि थोड़ा सा हल्का सा दिखे। ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि मैं इन तीनों समीकरण को जोड़ रहा हूं। जोड़ते ही मुझे क्या मिला, देखो ध्यान से, मुझे सर मिला M3G प्लस M2G और वो M1G सबसे ऊपर है, वो माइनस में है। वाह भाई वाह, माइनस M1G बराबर हो जाएगा M1A प्लस M2A प्लस M3A के। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, फिर से ये वाला समीकरण लिख रहा हूं, कॉमन वॉमन लेकर ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा M3 प्लस M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सोचा जा सकता था, बड़ी आसानी से सोचा जा सकता था। देखो ध्यान से कैसे, देखो ध्यान से कैसे सोच सकता था मैं ऐसा मान लेता कि सर ये दोनों जो डब्बे हैं ये मिलकर नीचे खींचना चाहते और ये भी नीचे M1G लिखना चाहता है, लेकिन ये M1G से रोक रहा है ऊपर जाने से, तो सीधे लिखा जा सकता था। अगर इस निकाय की मैं बात करता तो इसको मैं ऐसा भी सोच सकता था कि सर ये M1 है ना, और इधर की तरफ जो दो डब्बे है ना M2 और M3, वो दोनों से नीचे ले जाना चाहते हैं। इस पर M3G नीचे लगेगा, इस पर भी M2G नीचे लगेगा। ये दोनों खींचना चाहते हैं लेकिन ये रोकना चाह रहा है, इसका M1G रोकना चाह रहा है, इसका M1G नीचे नहीं जाने देगा इसे, तो इसका M1G अगर नीचे नहीं जाने देगा तो M3G प्लस M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तुरंत जवाब, तुरंत आंसर आ जाता। क्लियर है कहानी, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको हम सीधे सीधे कर सकते हैं। देखो एक और जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताऊं, यहां पे जो तनाव होगा ना उसका मान तुम्हें पता है? मतलब तुम्हें T1 का मान पता है, निकालने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, T1 का मान तुम्हें पता है, कैसे, मैंने ऐसा भी मान सकता हूं, देखो यार, कि सर इस तरफ जो दो डब्बे हैं उन दोनों डब्बों को मैं एक बना दूं तो क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं जाता। M2 प्लस M3 कर दूं इसे, अरे क्योंकि डब्बे ही है ना यार, तो इधर टोटल M2 प्लस M3 हो जाए।
है ना, इधर M2 प्लस M3 हो जाए, मतलब एक तरफ M1 है और दूसरी तरफ M2 प्लस M3 है। तो मैंने पीछे पढ़ा कि सर यहां पर इस तरफ अगर M1 होता है, इस तरफ M2 होता है, तो तनाव का फॉर्मूला ये रहा, तनाव का फॉर्मूला ये रहा। तो अब मैं चाहूं तो यहां पर तनाव देखो ध्यान से कैसे लिखूंगा, T1 बराबर 2 इंटू दोनों द्रव्यमान का गुणन, मतलब M1 इंटू M2 प्लस M3, दोनों द्रव्यमान का गुणन करना है, इधर वाले का पूरा इंटू इधर वाले का पूरा, बटे में इनका योग M1 प्लस M2 प्लस M3। लो भैया, बिना सॉल्व करो तो बहुत लंबी इक्वेशन है कि बहुत गंदा दिखेगा, हमें नहीं उलझना है उन सब चक्कर में। तुम सीधे शॉर्ट ट्रिक से, सीधे एसपी स्टार मेथड से एक लाइन में कर सकते हो। कैसे बता रहा हूं, ध्यान से समझो। कैसे बताया मैंने मान लिया इधर M1 द्रव्यमान है, इधर है ना, इधर कितना है तो उसका मिला के मान लिया, बस खत्म हो गया। क्लियर है कहानी, है ना। तो ये जो दो पढ़ा, इस पर एक एक लाइन के एक एक सवाल कर लेते हैं हम ना, ताकि हमें क्वेश्चन से और फील आ जाएगा। देखो बेटा फटाफट, अब आसान लगना चाहिए यार आपको, है ना। टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग। नीट का सवाल है, नीट का सवाल, नीट का सवाल, नीट का सवाल। यहां पे उसने बोला ये 2 किलो का द्रव्यमान है और इधर 3 किलो, मतलब अरे यार इतना फुद्दू सवाल, मतलब बोला त्वरण और तनाव बताओ, त्वरण बताओ। उसने तो त्वरण ही पूछा था, मैं तो तनाव भी पूछ लूंगा। तनाव जल्दी से बताओ कैसे करेंगे ताकि हम इसके अगले निकाय की तरफ बढ़ पाए, घिरनी का अगला निकाय। ओहो, जल्दी बताओ कैसे करेंगे। हाँ सर, तनाव त्वरण, तो त्वरण का आपने फॉर्मूला सिखाया, ये इसे नीचे खींचना चाहता है तो 3G इसे नीचे ले जाना चाहता है, 3G इसे नीचे ले जाना चाहता है, 2G रोकना चाहता है, बटे में हो जाएगा 3 + 2, मतलब टोटल द्रव्यमान। ये आंसर आ गया। M2G माइनस M1G, जरूरी नहीं है M1 इधर हो M2 इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें करना है बड़े वाले का Mg माइनस छोटे वाले का Mg बटे में कुल द्रव्यमान। तो आप ऐसे चुटकी बजाते ही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया सर? सर यहां पर आ गया, ये आ गया G/5, या G का मान 10 रख सकते हो। वैसे नीट वाले ने इसी रूप में दिया था, G/m के रूप में दिया था, तो 2 मीटर/सेकंड² बोल सकते हैं। आया मजा? तो इस प्रकार से हमने तनाव निकाल दिया। अरे त्वरण निकाल दिया, तनाव नहीं निकाला। अरे अब तनाव निकालेंगे। तनाव क्या होगा? तनाव होगा सर 2 × M1, मतलब 2 × M2। दोनों देखो, इसको ऐसा याद रखो। इसको कैसे याद रखना है? हमें याद रखना है 2 गुणा। देख बताओ एक और लॉजिक, कल जो हमने पढ़ा था, है ना, कल जो हमने पढ़ा था लॉजिक, कल जो हमने पढ़ा था, हमने कुछ ऐसा निकाय पढ़ा था। अरे याद आया? इसमें जो टेंशन का फॉर्मूला था वो M1 M2 अपॉन में M1 + M2 है, अगर आपको याद हो तो, इंटू G था। आज जो पढ़ा उसमें दोनों तरफ द्रव्यमान लटक रहे हैं, तो 2 × M1 M2 अपॉन M1 + M2 हो गया। ले भाई, सारे फॉर्मूले क्लास में याद हो गए। द्रव्यमान का गुणा बटा द्रव्यमान का योग। इसमें ऐसा होगा, अगर ऐसा निकाय था तो 2 × M1 M2 अपॉन M1 + M2 इंटू G हमारा आंसर है। तो भैया जल्दी से आंसर बता दो। तो सर ये हो गया है 5 नीचे आ गया है, और ये हो गया 2 × 3 बटे में 5, और G का मान चाहूं तो मैं 10 रख दूं, है ना। वो G के टर्म्स में भी दे सकता है, बिना G के टर्म्स में भी दे सकता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो गया 2, तो 2 × 2 4, 4 × 6, 4 × 6 हो गया 24 न्यूटन, 6 और ये 4। तो ऐसे आसानी से हम ये सब कुछ कर सकते थे बालक। एक और आखिरी सवाल कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमें बहुत सारा आगे भी करना होता है, तो यहाँ पर मैंने बना दिया है। अरे जल्दी से कहने का मतलब क्या है? कैलकुलेशन जल्दी करना है। हम सवाल से उड़ाएंगे नहीं, कर तो आराम से ही रहे हैं, बट कैलकुलेशन हम थोड़ा सा बढ़िया तरीके से फास्ट करना चाहेंगे।
बताओ भाई इसमें हर रस्सी में तनाव, ये भी बताना है, अब ये भी बताना है तुम्हें, और ये भी बताना है T3। इस पूरी रस्सी में T1 होगा, इसमें T2 है और वो T3 है। तो T1, T2 और T3 का मान बताइए और त्वरण। क्या कर पाओगे कमांडोज जल्दी से इस सवाल को? जी सर बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन लिख लेते। एक लाइन में हम क्या मान लेंगे, हम ऐसा मान लेंगे अभी आसान बनाने के लिए कि सर इस तरफ क्या है 2 किलो है, इस तरफ क्या है 4 किलो है? हाँ, अरे अगर इसको मैंने वही तो समझा रहा था अभी, अगर इन दोनों को मिलाकर मैंने बना दिया तो आसानी से मैं चीज कर ले जाऊंगा। आसान बना दिया मैंने, इन दोनों को मिला लिया। अब इन दोनों को मिला लिया तो क्या होगा, अब इन दोनों को मिला लिया तो मिलाते ही यहाँ पर बेटा अब मैं यहाँ पे इसका तनाव, इसमें जो त्वरण है वो आसानी से लिख सकता हूं। ये हो जाएगा सर 4 - 2 × G, है ना, 4G - 2G, क्योंकि 4G नीचे खींचना चाहता है, 2G रोकना चाहता है, बटे में 2 + 4 = 6। तो ये हो गया सर 2G बटा 4, ये अरे 4G। तो ये हो जाएगा G/3 मीटर/सेकंड²। अच्छा सर, तो फिर तो ये तनाव भी आ गया डायरेक्ट। अरे मूर्ख बालक, वही तो मैंने सिखाया है, ये डायरेक्ट ही तो लिखना। तो यहाँ पर तनाव क्या आएगा, ये तनाव क्या आएगा, ये T1 निकाल रहा हूं मैं अभी। T1 कितना आ जाएगा 2 × M1 इंटू, भूल जाओ वो 2 थे, भूल जाओ वो 2 थे, याद रख वो एक ही है ना। कोई इस तरफ क्या होगा, सारे द्रव्यमान लिख सकते, इस तरफ भी 2-3 होते तो सारे लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंटू 4 बटे में, अच्छा इंटू G भी आएगा, बटे में यहां पर क्या हुआ M1 + M2, मतलब 2 + 4, 2 + 4, तो कितना बचा यहां से, ये हो गया सर जी, ये हो गया 2 × 2 × 4 बटे में 6 × G। तो देखो चाहो तो इसे कट भी कर सकते हो, तो ये 8/3 G या 80/3, G का मान 10 रख दिया बेटा मैंने, तो क्या 80/3 न्यूटन। क्या ये छोटी सी बात चमकती है सभी को? ये मैंने ऊपर वाली रस्सी में, इस रस्सी में तनाव निकाला। अच्छा T3 का मान तो डायरेक्ट है, T3 का मान तो इसका डबल है, T3 का मान तो इसका डबल है। तो T3 का मान क्या आ जाएगा, T3 का मान आ जाएगा डबल आ जाएगा T1 के, या मैं सीधे लिख सकता हूं सर ये 2 गुना हो जाएगा 80/3 के, या मैं चाहूं तो इसे 160/3 लिख सकता हूं। क्लियर है कहानी? चलो, तो ये तो सर हमको चमका। आगे क्या, आगे क्या? अब हमें सर एक और चीज निकालनी है। क्या निकालनी है? एक और चीज निकालनी है हमें, T3 T2 भी निकालना है। T2, तो T2 कैसे निकाले, T2 कैसे निकाले, कैसे निकाले T2, सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास कोई समीकरण भी नहीं है। अरे T2 निकालना आसान सी बात है, कैसे देखो। अब मैं इसे फिर से अलग अलग कर रहा हूं। मैं M1 देख, T2 किस पे लग रहा है, T2 लग रहा है सर 3 पे, और लग रहा है 1 किलो वाले पे। अब 3 किलो वाले पे T1 भी लग रहा है, तो उसको सोचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं एक लाइन में 1 kg वाले का FBD बना रहा हूं, तो ये इधर हो जाएगा सर mg, मतलब 1 × G, 1 × G, और ऊपर की तरफ होगा T2 तनाव। अब ये कहां जाएगा सर, इधर 4 है, उधर 2 है, नीचे ही आएगा। बिल्कुल सही बात, ये नीचे की ही तरफ आ रहा है ए त्वरण से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर 1G - T2, T2 नहीं पता, बराबर होना चाहिए 1 × त्वरण के। तो यहां से T2 का मान आ गया, T2 का मान आ जाएगा बेटा 1, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसका जो M है वो 1 kg है। तो कितना हो गया, T2 का मान मैंने एक लाइन में निकाल दिया। T2 का मान हो जाएगा 1G - 1A। ट्विंग 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 करो ध्यान से, तो G - G/3 मतलब 2G/3 न्यूटन।
या 20/80 यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं सर। 20/80 जो होगा वो हमारे पास T2 का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? T2 का मान आ चुका है। ये त्वरण आ चुका है और ये T1 और T3 के मान है। क्लियर है बेटा? है ना? हमसे चाहे तो जी के टर्म्स में पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ऐसे मैंने उसको लिख दिया 2g/3 या 20/3 हम लिख सकते थे। ये पूरा उसका सॉल्यूशन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अब हमने इसमें दोनों तरफ अगर द्रव्यमान लटक रहे हो तो बहुत सारे सवाल कर लिए। अब अगले प्रकार का जो सवाल होता है वो तनाव T लगेगा। अब तनाव कितना लगेगा? T। सर भयंकर है, 2 घिरनी है, पता नहीं क्या चल रहा है। अरे चलने दे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी एक ही रस्सी है, घिरनी 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 घिरनी, ये पूरी एक रस्सी है। तो अगर m के जीवन के बारे में सोचूंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा mg sin थीटा कैसे लेकर आया हूं, मैं 3 से 4 बार बता चुका हूं। तो mg sin थीटा इस तरफ लग रहा है, तनाव T ऊपर की तरफ लग रहा है। mg sin थीटा जो लग रहा है, तनाव T ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहां पर क्या होगा सर? और जाएगा कहां? ये नीचे की तरफ त्वरित होगा। क्यों नीचे की तरफ त्वरित होगा? क्योंकि भैया इसे जाना तो इधर ही है। कौन बुला रहा है? इसे धरती माँ का प्यार। अबे ये तो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ ना, क्षैतिज में रखा हुआ, ये तो ना हिल जाएगा अपने आप। अगर कोई इसे खींचे तो ये चला जाए। इसे कौन खींच रहा है? इस तरह से नीचे प्यार बुला रहा है, वही प्यार इस तक भी पहुंचा है। देखते हैं कितना पहुंचा है। अगर मैं क्षैतिज वाले का एफबीडी बनाऊंगा तो सर इस पे नीचे की तरफ तो mg सर इस पे भी नीचे mg। अरे यार फिर वही मूर्खता भरी बार। इस पे नीचे mg लग रहा था बेटा, इस पे नीचे mg लग रहा था। उस mg का ही मैंने घटक किया है mg sin थीटा, और एक इधर घटक mg cos थीटा आता है ना। मेरा गला सूख गया है ये बात बोलते बोलते कि भैया अगर नत समतल हो तो नीचे mg उसका एक घटक इधर mg sin थीटा और एक घटक तल के लंबवत mg cos थीटा। तो यहां पर mg sin थीटा। अच्छा तो इधर से नॉर्मल ये इधर नहीं जाएगा, इधर कोई चक्कर नहीं है इसका, ऐसे नहीं उड़ रहा है ये इसी दिशा में। तो इसी दिशा में आगे की तरफ तनाव लग रहा है। देख अभी मैं बताऊंगा और तुम लोग अरे हाँ सर ऐसा सोच सकते थे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ध्यान से पहले एक बार हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? यहां पर हो जाएगा mg sin थीटा, समीकरण बनाओ इसका, mg sin थीटा माइनस t बराबर होगा ma के। देख क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ कौन सा बल खींच रहा है इसे? नीचे की तरफ mg sin थीटा खींच रहा है इसे, और ऊपर की तरफ t लग रहा है, ये बराबर होगा ma के। और ये क्या होगा? इसके लिए होगा सर आगे केवल एक बल T, वो बराबर होगा ma के, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान mm दिया हुआ है। दोनों समीकरण को जोड़ दो, जैसे ही योग करोगे T से T कट जाएगा और हो जाएगा mg sin थीटा बराबर ma प्लस ma। तो ये हो गया 2ma। तो देखो भैया एक m ने दूसरे m को मार दिया, ये आ गया g sin थीटा बटा 2। हमने तो बोला था g sin थीटा बटा 2 त्वरण आएगा। आ गया जवाब। सर लेकिन आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया था? मैंने डायरेक्ट कैसे बोला था? ध्यान से समझ। मुझे ये दिखा कि ये जब क्षैतिज में एक ब्लॉक होता तो इसका कोई भी बल निकाय को चलाने वाला नहीं है। तो इस निकाय को चला कौन रहा है? इस निकाय को चला कौन रहा है? इस निकाय को सर mg sin थीटा नीचे की तरफ है वो चला रहा है। mg sin थीटा नीचे की तरफ वो चला रहा है। तो मैंने इसलिए सोचा कि mg sin थीटा कुल बल है जो इसे चला रहा है, बटे में कुल द्रव्यमान m प्लस m हो गया। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा बटे में 2m, m ने m को मार दिया। इतना मैंने अपने मन में ही कर लिया था। ये त्वरण आ गया g sin थीटा बटा 2। बिना इक्वेशन बिना एफबीटी के जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं वो ध्यान रखोगे, या वो चीजें बेटा आपको ध्यान है तो आपको कभी भी एफबीटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये सोचो कि इस पूरे निकाय को कौन चला रहा है? केवल mg sin थीटा जो इधर नीचे चला रहा था। ये एक तरीके से वैसा ही सवाल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक टेबल पे ब्लॉक है और नीचे लटक रहा है।
है ना। अब इसने ना लटकाते हुए उसे क्षैतिज में रख दिया। इसी सवाल को ऐसा भी बनाया जा सकता था, या एग्जैक्ट यही सवाल ऐसा बना देता वो कॉपी में, सॉरी एग्जाम में, कॉपी में तो आप बनाओगे, एग्जाम में ऐसा बना देता, ये एक घिरनी है, ये एक द्रव्यमान है m, ये द्रव्यमान है m, तो आपको ये त्वरण ज्ञात करना है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है ना। क्या बोलेंगे कि यहां से क्षैतिज से कोण थीटा है, इसमें भी वही होगा, इधर की तरफ mg sin थीटा लग रहा है और ये पूरे निकाय को चलाएगा, है ना। ये और ये कोई अंतर वाली बात नहीं है, बस फोटो अलग अलग बना हुआ है ना। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, इसमें थोड़ा सा आसान था। आप चाहते तो इसमें तनाव भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तनाव कैसे निकालोगे, तनाव कैसे निकाल सकते थे सर? तनाव क्या हो जाएगा, ये रहा T बराबर m इंटू ए, तो जगह mg sin थीटा बटा 2 तनाव आ गया। क्लियर है बेटा? तो इस प्रकार के सवाल हमसे बनने चाहिए नत समतल के भी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये केस नंबर 3 था हमारा एक तरीके से, इसमें हमने क्वेश्चन डायरेक्ट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्लास का, है ना, ऑलमोस्ट लास्ट से 1-2 और सवाल करेंगे, है ना, क्योंकि यार हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, बहुत डेप्थ वाली बातें पढ़ी है इस क्लास में। तो आपको ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करनी है। जो सब कुछ मैंने बनाया है वो कम से कम कॉपी में 2 से 3 बार बनाओ बेटा। ऐसा मैं नहीं कहता और मुझे तो लगता नहीं, लेकिन दुनिया वाले ऐसा कहते हैं कि ये जो न्यूटन के गति का नियम है और इसमें जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल वाली और तनाव वाली बात है, ये फिजिक्स में सबसे कठिन बातों में से एक है। पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं लगा अभी तक कभी। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं उससे सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से बिना पेन उठाए कर देता हूं। क्लियर है बेटा? चलो एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, हमें यहाँ पे 3 निकाय दिए गए हैं A, B, C, है ना, और बोला है कि इसमें क्रमशः एक्सेलरेशन A1, इसमें A2 और इसमें A3 है। और आपको बताना है कि यहाँ पर बाह्य बल F1 और F2 के परिमाण क्रमशः F1 का परिमाण 2 mg है और F2 का mg है, बोला है सवाल में। A1, A2, A3 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों निकाय के लिए त्वरण ज्ञात करना है ना। एकदम आसान सी बात है। दूसरा वाला तो सर हमको दिख रहा है साफ। अच्छा, पहला वाला भी दिख रहा है क्या? पहला वाला सर, दूसरा वाला तो दिखता है, लेकिन पहले वाले के लिए कैसे करें? पहले वाले के लिए कैसे करें? देखो भैया, पहले वाले के लिए हम कैसे करें सवाल। इसमें अगर मैं देखूं तो इधर कोई भी बल, इधर कोई भी द्रव्यमान नहीं है। तो बेटा अगर द्रव्यमान नहीं है तो ये तो एकदम आसान सी बात होगी। क्या कि अगर मैंने, है ना, ध्यान से, मैं इसको सबको गोली मारो, पहले याद करो कि अगर मैंने एक रस्सी को F बल से खींचा तो रस्सी में तनाव कितना आता है? F के बराबर ही आता है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। तो अगर मैं इसे ये 2 mg बल से खींचूंगा, ये 2 mg क्यों बल देता है? केवल तुझे डराने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 mg बल से खींचा तो ये पूरा निकाय चलेगा और ये m ऊपर जाएगा, तो इसमें तो दूसरा ब्लॉक है ही नहीं। तो इसको मैं आसानी से कर सकता हूं। पहले वाले को क्या कर सकता हूं कि सर यहाँ पे एक घिरनी है, यहाँ पे एक द्रव्यमान है जो कि है m, और इसको आप खींच रहे हो, ये एरो बना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 2 mg से आप खींच रहे हो। तो बेटा अगर मैं इसे 2 mg से खींच रहा हूं, 2 mg से खींच रहा हूं, तो इस रस्सी में जो तनाव आएगा वो 2 mg के बराबर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक रस्सी है ना। सो नहीं, हमको अच्छा नहीं लगा, तो एक काम कर, यहाँ पे तनाव T मान ले, इसको पूरा FBD से सॉल्व कर ले, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर इसके लिए अगर मैं देखूं तो इसमें ऊपर की तरफ तनाव आ चुका है 2 mg, क्योंकि यही तनाव इधर होगा, यही तनाव इधर होगा, यही तनाव इधर होगा, यही तनाव इधर होगा। तो अब इस ब्लॉक के जीवन के बारे में सोचे तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ तो सर mg लग रहा है, ऊपर की तरफ 2 mg लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसे खींच रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इसका जो त्वरण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो सर इसका त्वरण A1 आ जाएगा, जो मैं लिख सकता हूं 2 mg माइनस mg, 2 mg माइनस mg, जो होगा m इंटू A1 के बराबर का। m कहां से आया? अब इसका द्रव्यमान m है, परिमाणी बल बराबर होगा m इंटू A के। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा तो इसे लिख सकता हूं mg
बराबर होगा m a1। ओहो, तो m ने m को काट दिया, a1 का मान आ गया g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया। सर दूसरे वाले का हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको तो सॉल्व नहीं करना, ये तो हमारा स्टैंडर्ड केस है। तो ये a2 जो हो जाएगा उसके लिए तो हमको पता है, ये हो जाएगा सर 2m माइनस m इंटू जी बटा 2m प्लस m। तो इसे हमने लिख दिया, ये कितना हो गया m बटा 3m इंटू जी, ये a2 आ गया हमारा। ये m से m कट जाएगा, ये g बटा 3 आ जाएगा ना। ये लाइन वन हटा देता हूं, या गंदी दिख रही है, अच्छा तो अच्छा दिखेगा बट नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा g बटा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा सर ये तो हो गया, अब ये बताओ कैसे करेंगे। ओहो, ये कैसे करेंगे? इसमें तो क्या फिर से एफबीडी बनाना पड़ेगा। तुम चाहो तो एफबीडी बनाओ, या जो मैंने लॉजिक समझाया वो उससे कर लो। देखो मैं तो लॉजिक से करूंगा यार, मैं एफबीडी बना बना के थक गया हूं यार तुम लोगों के लिए, है ना। मतलब भाई अब अपन से ना हो पाए, अपन एफबीडी ना बनाए, अब एक भी एफबीडी ना बनाऊं मैं कभी भी, है ना। मैं तो डायरेक्ट करूं, अब बहुत ज्यादा हो गया। अब तो ये नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है। ये सोच, एक mg तो मैं लगा रहा हूं इस पे, ये जो द्रव्यमान है इस पे भी तो एक और mg लगेगा नीचे की तरफ, और खुद का द्रव्यमान का mg नहीं लगेगा क्या भैया? हाँ भैया लगेगा। तो एक mg तो मैं जो बल लगा रहा हूँ वो mg लगा रहा हूँ, वो उस पे भी द्रव्यमान mg, खुद के द्रव्यमान की वजह से भी बाहर mg लग रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एफ नेट देखूं तो क्या हो जाएगा सर, इस तरफ पूरा लग रहा है mg प्लस mg, और ये भी नीचे की तरफ mg लगेगा, लेकिन ये इसे चलने से रोक रहा है। इसका त्वरण आएगा a ऊपर, इसका त्वरण आएगा a नीचे, तो इसे चलने से रोक रहा है। तो यहां पे करना पड़ेगा माइनस mg अपॉन में टोटल द्रव्यमान m प्लस m प्लस m मत कर देना 3 बार, द्रव्यमान तो 2 ही है। ये तो मैं बल लगा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है रे जीवन, काहे जन्म ले लिया। यहाँ पर ये m तो मैं बल लगा रहा हूँ, ये 2 ही द्रव्यमान थे इसके पास बेटा, तो इसलिए मैंने कहा m प्लस, ये मेरा बल है, बल बल बल, ये है खुद का mg, ये मेरा बल है बल, ये खुद के mg है। अरे देख, अगर मैं ये बल ना लगाता, छोड़ दे, ये बल ना लगाता तो क्या होता सर? चलता ही नहीं, क्योंकि इधर, और अच्छा अभी भी कुछ सोचेंगे यार चल जाएगा। अबे मूर्ख बालक, अगर ये मैं m नहीं लगाता तो इधर m और इधर m बराबर, तो चलता ही नहीं, ले इसको हटा दिया मैंने, तो इधर और इधर बल बराबर आ गए ना, इधर उधर द्रव्यमान बराबर, तो चलता थोड़ी ना, सामने अवस्था में रहता हो तो हमेशा। अब इसमें भी किसी बच्चे को डाउट आ सकता है, क्या बदल दिया इस आदमी ने। अबे यार अगर एक m है, इधर m है, क्या देख रहे हो, चलेगा थोड़ी ना। इधर m है, इधर 2m है, हाँ चलेगा। इधर m है, इधर m है, इधर खींच दिया, हाँ तो चलेगा। तो बस वही वाली बात है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अच्छा ये तो त्वरण ही नहीं लिख दिया हमने, तो भैया हमने त्वरण ही लिख दिया सीधे, तो उसको त्वरण बना देते हैं। तो यहाँ पर त्वरण कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 2mg माइनस mg। देख एक mg तो कट गया, तो क्या था बच्चा? mg बटा 2m, यह लिख सकता हूं मैं से g बटा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मेरा A3 आ गया। तो A1 का मान आ गया है, A1 का मान इधर लिख देता हूं एक बार आखिरी में। A1 का मान कितना आया था भैया? A1 का मान आया था g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। A2 का मान कितना है? g बटा 3। और A3 का मान कितना निकाला अभी हमने? g बटा 2। तीनों दिख एक जैसे रहे हैं, लेकिन त्वरण का मान तीनों का अलग अलग आया। क्लियर है बेटा? तो यह घिरनी निकाय पर एक और महत्वपूर्ण सवाल हमने किया। क्लियर है कहानी? अब हम क्विज के रूप में 1-2 सवाल लेंगे। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यार ये हमारा अब पोर्शन हो चुका है ना, और हमको आगे पढ़ना चाहिए क्या? और हाँ, हमें ऑब्वियस ही बात है और बहुत सारा पढ़ना भी है आगे ना, लेकिन अभी हम वो सवाल और थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवाल है और स्प्रिंग के ऊपर सवाल है, तो मैं नया टॉपिक अभी नहीं शुरू करना चाह रहा हूं। अब अगली क्लास में ही हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फिर टाइम हो जाता है। तो हम कल की क्लास में स्प्रिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा विनम्र, अति विनम्र अनुरोध है सभी छात्र छात्राओं और हर एक बालक जो मेरी क्लास देख रहा है और बालिका, ये जो आज मैंने करवाया बेटा, कम से कम 2 से 3 बार कॉपी पे पेन चला कर देखना,
तब बोलना कि समझ आया नहीं आया। ठीक है, अभी तो बहुत सारा कुछ हवा हवाई लग सकता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से स्क्रीन पॉज कर करके सारी चीजें देखी है और अपने अंदर चीजों को बैठने दिया है तो 100% अब आप आगे बड़ी आसानी से चीजें कर ले जाओगे। चलो भैया, तो अभी 3 सवाल लेंगे क्विज के, जल्दी से इनका जवाब बताओ। पहला सवाल आपके सामने चित्र दिया है आपको, बी और सी चारों द्रव्यमान 4-4 किलो के, तीनों द्रव्यमान 4-4 किलो के, बी और सी के मध्य जो डोरी है उसमें तनाव बताना। मैंने अभी एक सवाल करवाया ऐसा, जल्दी से इसका जवाब बताओ। हाँ भैया, आ गया जवाब। कैसे करना है पूरा मेथड वही, पहले त्वरण निकाल लो, त्वरण निकालने के बाद में सी ब्लॉक का एफबीडी बस सी का बनाना और किसी का मत बताना। सी का एफबीडी बनाओ, उस पे नीचे 4mg लगेगा, 4g लगेगा, ऊपर की तरफ तनाव लग रहा है और उसका त्वरण आ चुका है, आसानी से कर ले जाओगे। चलो बेटा, हम कर देते हैं इस सवाल को अब, है ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहां पर हमें दिया गया है कि सर, यहां पर हमें दिया गया है कि सर इसमें 4g 4 किलो 4 किलो 4 किलो 4 किलो, तो जो त्वरण होगा वो क्या होगा, इधर के 4 किलो मिलकर नीचे खींच रहे हैं, मतलब 4g प्लस 4g मिलकर नीचे खींच रहे हैं, और इधर का 4g नीचे से जाने से रोक रहा है, बटे में 4 प्लस 4 प्लस 4 कुल द्रव्यमान। तो यहां पर आ गया 4g कट गई, हो गया 4g बटा 12, तो क्या g बटा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। क्लियर, सबसे आसान बात, पहले पूरे निकाल का त्वरण निकाल लो, ये नीचे जाएंगे ये ऊपर जाएंगे, त्वरण निकाल लिया। अब C का एफबीडी बनाओ, C का मुक्त पिंड आरेख, तो ये क्या होगा C का मुक्त पिंड आरेख। देखो भैया, C में क्या है, C में नीचे की तरफ 4g लग रहा है, कितना लग रहा है 4 इंटू जी mg, ऊपर की तरफ तनाव लग रहा है जिसका मान मुझे निकालना है, और ये जा कहां रहा है नीचे। देख बेटा, अगर तुझे एक में तनाव पूछता तो केवल एक का एफबीडी बना के निकाल लिया कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं बोलेगा वो। तो देखो 4g माइनस टी बराबर 4 इंटू ए, 4 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि m का मान जो है वो 4 किलो है, तो टी का मान कितना आ जाएगा सर, ये टी का मान आ जाएगा 4g माइनस 4a। अच्छा सर 4g माइनस 4a, तो देखो 4 कॉमन ले लो, क्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जी का मान, ए का मान है g बटा 3, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया सर 4 इंटू 2g बटा 3, कितना आ गया 2g बटा 3, तो ये मेरा आंसर है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये सबका गुणा कर दो, हो जाएगा 80 बटा 3 न्यूटन। अरे मैंने कितनी जल्दी कर दिया, 10 गुणा 2 20, 20 गुणा 4 80, 80 बटा 3 न्यूटन, या में से 26 गुणा 26.66 लिख सकता हूं। डिवाइड कर ले, ऐसा मेरी तरफ मत देखे, फिजिक्स पढ़ाने आया हूं मैं। चलो भैया आगे बढ़ा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने बहुत रोमांचक सवाल, चित्र में दो एक समान घिरनी निकाय है, एक जैसे है दोनों, है ना। बस चक्कर क्या है कि ए में द्रव्यमान m है, दूसरे में 2m द्रव्यमान है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला कि भाग बी में m द्रव्यमान को रस्सी के दूसरे सिरे से बल लगाया जा रहा है 2mg। तो अब आपको बताना कि यहां पर प्रथम भाग में m द्रव्यमान का त्वरण कितना होगा, ठीक है, b से ज्यादा होगा, b से कम होगा, क्या होगा। मैंने मान नहीं पूछा, केवल वैल्यू बतानी है, मतलब सॉरी वैल्यू नहीं पूछी, बस ना बताना ज्यादा होगा या कम होगा। पीछे के पन्ने पलटा लो, उससे हिंट मिल जाएगा, है ना, कि ज्यादा होता है या कम होता है। फिर भी हम आपको पूरा सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार।
चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। पहले वाले का त्वरण कितना है सर? ये a का मान होगा 2m माइनस m बटा 2m प्लस m इंटू जी। यह हो जाएगा ये m बटा 3m इंटू जी। ये हमने बहुत बार कर लिया था, g बटा 3 आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें देखो भैया, इसमें सर अब ये 2mg, इसको भी ऊपर 2mg से खींचेगा। अरे यहाँ पर 2mg है, इस पूरे में 2mg है, तो अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो इसमें 2mg बल ऊपर लग रहा है और एक mg बल नीचे लग रहा है। इस पे एक mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, एक 2mg ऊपर लग रहा है, तो परिमाणी बल हो गया 2mg माइनस mg। तो हो गया ma बराबर mg, या m से m कट जाएगा, a का मान आ गया g के बराबर। तो ये जो a में त्वरण है ना, प्रथम भाग a में m द्रव्यमान का त्वरण b से कम है, b भाग से कम है, b का ज्यादा है। क्लियर है कहानी? तो ऐसे हम आसानी से समझ सकते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि इधर 2m द्रव्यमान लगा दूं और इधर 2mg बल लगा दूं, दोनों बात बराबर, दोनों बातें बराबर नहीं है। एक और जोरदार सवाल नीट 2013 का, एक लाइन का सवाल आपको दिया गया है कि यहां पर m, 2m और 3m द्रव्यमान के 3 ब्लॉक रस्सी द्वारा चित्र अनुसार जुड़े हैं। ब्लॉक m पर ऊपर की ओर F बल लगाने पर द्रव्यमान नियत वेग से गति करते हैं, तो 2m पर लगने वाला कुल बल क्या है? कॉमन सेंस का सवाल है। हाँ भैया, जल्दी से जवाब बताओ, जल्दी से जवाब बताओ क्या आएगा। ठीक है, चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। कैसे करेंगे? देखो क्या करना है। अरे शून्य जवाब आएगा, सच में करने थोड़ी ना लग गए थे हम। अरे उसने बोला कि यह F बल लगाने पर नियत वेग v से गति करते हैं, तो अगर वेग नियत है मतलब क्या हुआ? त्वरण शून्य है, और त्वरण शून्य है तो इसमें F नेट शून्य होना चाहिए। मतलब हर एक ब्लॉक पे ऊपर F लग रहा है, नीचे खुद का mg तनाव वगैरह सब कुछ लग रहा है, सब आपस में बैलेंस हो चुके हैं, तभी तो वह नियत वेग से चल रहा है। तो परिमाणी बल F नेट शून्य होना चाहिए। चलो भैया, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। घृण्य निकाय पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा आज हमने कर ली है। एक बार सबके फॉर्मूले मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं। केस 1, यहां पर m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। त्वरण होगा m1g नीचे खींचने वाला अपॉन में m1 प्लस m2। तनाव होगा इसमें m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा सिस्टम हमने पढ़ा कि सर यहां पर अगर m1 है, इधर m2 है, इधर फर्क पड़ता है m1 बड़ा है m2 बड़ा, जो भी बड़ा है उसकी तरफ जाएंगे। अगर m2 बड़ा है m1 से, ये क्या होता है? ग्रेटर देन का साइन, बड़ा है उससे, तो त्वरण जो आएगा वो m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 आएगा। कॉमन सेंस। और t जो होगा ये याद रख लेना, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी होगा। बिल्कुल बढ़िया सी बात। इसी प्रकार से अगर नत समतल आ जाता है तो हमें घबराने का नहीं है भैया। यहां पर m होगा, यहां पर, और नया सवाल बन गया रे, तो यहां पर m होगा, तो इस पूरे निकाय को कौन चला रहा है ना। एक और ये 1 मिनट रिवीजन में एक और सवाल कर लिया। लो भैया, यहां पर नीचे की तरफ तुम्हें कुल मिला के ये ध्यान रखना कि परिमाणी बल क्या है। तो नीचे की तरफ इधर mg sin थीटा लगेगा। कितना लगेगा? mg sin थीटा।
और इसमें एक और mg नीचे की तरफ लगेगा ना, नया सवाल बना दिया ऐसे ऐसे। अबे ऐसे ही सवाल बना देता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये नीचे लटक रहा था, ये उधर तल पे रखा हुआ था, तो क्या होगा यहाँ पर दोनों द्रव्यमान बराबर है क्या सर? तुम चाहो तो m1 m2 खेल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पर अगर दोनों द्रव्यमान बराबर है तो मेरे को क्या समझ में आया, त्वरण क्या होगा, त्वरण जो है ये ऊपर की तरफ गति करेगा, इसमें त्वरण ऊपर होगा, इसमें त्वरण नीचे की तरफ होगा, तो कुल मिला के mg खींचेगा और ये mg sin थीटा रोकेगा बटे में कुल द्रव्यमान मतलब m प्लस m। अरे मैं एफबीडी नहीं बनाता भैया किसी भी चीज की, ऐसा ही तुम्हें भी बनना है। क्लियर है? प्योर कॉमन सेंस, ये खींचना चाहता है, ये भी जाना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली जाएगा कहां? इधर की तरफ जाएगा, है ना। अच्छा सर, अगर हम मान के चलो हमने एफबीडी नहीं बनाया और हमने जो निकाला वो गलत आ गया, देख ऐसा हो सकता है कि जो तुम सॉल्व करो उसमें तुमको नहीं पता चला कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब तुम्हें नहीं पता चला कि निकाय ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, तो उसमें तुमने जो निकाला उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने उल्टा मान लिया होता ना कि निकाय ऐसा जा रहा है, है ना, तो उस चक्कर में तुम्हारा जो आंसर आता वो नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव में आ जाएगा मतलब तुमने जो दिशा मानी है वो उल्टी है, बस और कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आंसर जरूर फिर भी सही आएगा, है ना। चाहो तो करके देख लो, ये वाले जो सवाल हमने करे उसमें m2 माइनस m1 की जगह m1 माइनस m2 कर लो, तो सवाल करके देखो g नेगेटिव में आएगा या a नेगेटिव में आ जाएगा, तो अगर त्वरण नेगेटिव में आ गया मतलब जो तुमने माना उसका अपोजिट सही था। क्लियर है बेटा? चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा, कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम स्प्रिंग बल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जितना पढ़ा रिवाइज कर लेना, मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।